स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम वीबीटी के थ्रू समझाई गई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने FeCN6-3 का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हमने उसके D2sp3 हाइब्रिडेशन के थ्रू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया था। इसी तरह से उसी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं FeCN6-4। इस कॉम्प्लेक्स में हम आयरन, हमारा मेटल आयन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 4s0 4p0। ठीक है, अब हम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसमें देखते हैं कि इसमें एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s और 4p ऑर्बिटल वैकेंट हैं। जब हम इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देते हैं तो हमारे पास 2 इनर d ऑर्बिटल्स वैकेंट हो जाते हैं। अंदर के 2 इनर d ऑर्बिटल्स s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होकर, हाइब्रिडाइज्ड होकर सेम एनर्जी लेवल के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। उन्हें हम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके जो ये वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर उसके साथ कंबाइंड होकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। चूँकि हम देखते हैं कि जब ये अनपेयर्ड कंडीशन में होते हैं तब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इनके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की को प्रूव करता है। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फेरोसाइनाइड आयन का, जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो ये डाईमैग्नेटिक नेचर के आते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो कॉम्प्लेक्स बनते समय पेयर्ड हो जाते हैं। तो इसके जो पेयर्ड हो जाते हैं, इसका मतलब इसमें अंदर के d ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसी आधार पर इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे मेटल आयन जो कि D0, D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं वो ऑलवेज़ ही D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। किंतु ऐसे मेटल आयन जो कि D4, D5 और D6 कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करके D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं। ठीक है, जब ये मेटल और लिगेंड जब बॉन्डिंग करते हैं, जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयर होती है तो इनमें हमें अधिक से अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और यह एनर्जी इन्हें तब मिलती है जब मेटल और लिगेंड आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं जो कि इनके पेयरिंग में काम आती है। इसी चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर हम दूसरे कॉम्प्लेक्सेस को भी, उनकी ज्योमेट्री को भी समझा सकते हैं। जैसे CONH3 का +3 चार्ज है। इसी तरह से दूसरा कॉम्प्लेक्स MnCN6-4, अभी इनको भी हम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन से समझा सकते हैं। इसी तरह से हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, CONH3+3 कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये डाईमैग्नेटिक नेचर का होता है। इसमें कोई भी, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब हम CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उसमें 3d6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब CO+3 अपनी स्वतंत्र अवस्था में होता है तो उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें कि हम इनके मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब ये लिगेंड के साथ कंबाइंड होते हैं तो ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड कर लेते हैं
और अंदर के 2 d ऑर्बिटल को वैकेंट कर देते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी ये d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, क्योंकि इसमें अंदर के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं और अंदर के d ऑर्बिटल्स को वैकेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए अंदर के d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं हो पाते हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं। तो उस कंडीशन में हम d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स को बाहर वाले d ऑर्बिटल्स का यूज़ करना पड़ता है। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। इसको समझने के लिए हम Fe(F6-3) कॉम्प्लेक्स आयन का एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आयरन मेटल आयन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब आयरन का +3 में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हैं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 5.92 bm आता है, जो कि इसके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की पुष्टि करता है, जो कि लगभग 6 bm के बराबर है। इससे हम कह सकते हैं कि जो फ्री Fe+3 आयन होता है उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब हम इस मेटल आयन की लिगेंड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जब ये लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करता है, तो जब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो देखते हैं कि इसके फ्री मेटल आयन में और संकुल मेटल आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो दोनों कंडीशन में सेम रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते समय अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करता है। उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल्स में ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं। इन संकुल आयन की ज्योमेट्री को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, आयरन +3 में है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 है। ठीक है, अब इसमें चूँकि अंदर का एक भी d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है तो आयरन जो है वो 1s 4s 3 4p और बाहर के 2 4d ऑर्बिटल्स का यूज़ करता है। ठीक है, इसमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर हम इनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनमें कि d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, फिर भी वो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं, CO+2 कोबाल्ट आयन। जब CO+2 आयन होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 3d7। 3d7 में इसमें दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर इसके इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग भी होती है तो भी हमें अंदर के 2 वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं मिल पाते हैं। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने से हमें लगता है कि ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेगा, इसमें इनर कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे, लेकिन एक्चुअल में CO+2 आयन के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। और इसको हम इनके मैग्नेटिक मोमेंट से भी प्रूव कर सकते हैं कि इसमें जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसकी पुष्टि करता है। अब ऐसा होता कैसे है? इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है और एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि उसका जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 4d वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है। इससे इसके अंदर के 2 d ऑर्बिटल वो वैकेंट हो जाते हैं
और वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही लूजली बॉन्डेड होता है और इसे हम इजीली डोनेट कर सकते हैं। इसीलिए CO+2 जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं, वो बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनमें कि नहीं दिखते हुए भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। इस प्रकार से हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस आयन में sp3d2 और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उसकी ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री को समझ सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट ज्योमेट्री को हम नेक्स्ट टर्न पर स्टडी करेंगे। थैंक्स।